हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अध्याय 2 है। ये है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये अध्याय 2 का ये चैप्टर नेम हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है मिश्रण। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिस मिश्रण की बनावट समान हो, यानी मिश्रण में जो मटेरियल हम मिला रहे हैं, जैसे कि जो विलेय और विलायक जो पदार्थ होंगे वो एक जैसे हो, मतलब एक जैसे अगर सॉलिड लिक्विड मतलब इस तरीके के हों कि विलयन बनने के बाद उनमें कोई फर्क ना रह जाए, ऐसे सॉल्यूशन ऐसे मिश्रण जो होते हैं वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल में नमक, जल में जब हम नमक घोलते हैं तो घोलने के बाद हमें ये अलग से नमक या जल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से जल में चीनी का घोल। फिर देखिए विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? जिस मिश्रण में कण पृथक पृथक मालूम होते हैं वो विषमांगी कहलाते हैं। जैसे नमक में लोहे का चूर्ण, ना नमक में लोहे का चूर्ण न मिलेगा, या अगर लोहे का चूर्ण हम पानी में डाल दें, जल में डाल दें, तो भी वो हमको घुला हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण आते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है जल एवं तेल का मिश्रण। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे नोट दिया गया है मिश्र धातुओं का। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातुएं जो होती हैं धातुओं के समांगी मिश्रण हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। समांगी मिश्रण है मिश्र धातुओं, लेकिन इनको भौतिक क्रिया द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हें मिश्रण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इनमें ये जो मिश्र धातुएं होती हैं ये जिन जिन धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उन सब की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। वो अलग की बात है कि हम लोग भौतिक रूप से इन्हें अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या करती हैं, अलग अलग जो जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं उन सब की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये है पीतल, पीतल में जिंक और कॉपर दोनों का ही शो होता है। जिंक जो है वो 30% इसमें होता है और कॉपर जो होता है वो 70% होता है। तो पीतल जो है यहाँ पे क्या है? मिश्र धातु है। इसके बाद है विलयन। विलयन में देखिए विलयन में दो पार्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है विलायक सॉल्वेंट और एक होता है विलेय सॉल्यूट। ठीक है, तो विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को घोलने का काम करता है, जैसे कि जल। ठीक है, ये दूसरे घटक को घोलने का काम करता है, तो ये क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। वहीं यहाँ पे विलेय जो होता है, विलयन का वह घटक है जो विलायक में घुला होता है, जैसे कि चीनी और नमक, ये क्या है? विलायक में घुलते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे विलेय, विलायक और विलयन दिए गए हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले देखिए चीनी नमक यहाँ पे विलेय की फॉर्म में है, सॉल्यूट है, और ये किस में घोले जाएंगे? जल में घोले जाएंगे। इनका जो विलयन है वो तरल घोल में ठोस। ठीक है, तरल घोल में ठोस का ये एग्जाम्पल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीनी नमक ठोस के फॉर्म में है और जल क्या है? तरल के फॉर्म में। दूसरा है आयोडीन, जो कि विलेय के फॉर्म में। विलायक आयोडीन किस में घुल रहा है? अल्कोहल में घुल रहा है, तो इसका जो विलयन होगा वो कहलाएगा तरल घोल में तरल। ठीक है, यानी यहाँ पे आयोडीन भी लिक्विड है और अल्कोहल भी लिक्विड है, और उसमें आयोडीन को अल्कोहल में घोला जा रहा है, तो ये तरल घोल में तरल का जो है विलयन हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुल रही है? जल में घुल रही है, तो जल में घुलने के बाद ये सोडा जल या फिर कोक आदि ये बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो विलयन होते हैं उनको तरल विलयन में गैस रूप कहा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में विलयन। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में घुल रही है। ऑक्सीजन विलेय की फॉर्म में है, यानी इनका जो मात्रा होगी वो कम होगी, और विलायक की फॉर्म में क्या है? नाइट्रोजन, जिनका परसेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इनको इनका जो सोल्यूशन होगा वो कहा जाएगा वायु गैस में गैस का विलयन। ठीक है, क्योंकि दोनों ही गैसें हैं और जो मतलब मेजॉरिटी में जो है उनमें ऑक्सीजन को घोला जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल होगा। अब आगे देखिए विलयन की यहाँ पे डेफिनेशन देख लें। विलयन एक स्थायी एवं समांगी मिश्रण है। ठीक है, एक तो स्थायी स्टेबल है, यानी कि जो है वो एक बार जब बन जाता है तो उसमें कुछ हमको अलग से मेथड यूज़ करना पड़ता है उनके जो भी विलेय और विलायक पदार्थ हैं उनको सेपरेट करने के लिए, तो ये एक तरीके से स्थायी भी है और समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन के कण व्यास में, इनका जो कण होते हैं वो उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, या यूं कहें 10⁻⁹ मीटर होता है। ये अत्यधिक छोटे होते हैं, इसलिए वे प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इतने छोटे होने की वजह से ये क्या करते हैं? प्रकाश की जो किरण होती है उसको फैला देते हैं। अब यहाँ पे देखिए छानने की जो विधि है, इसके द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। हम चाहें कि जो शक्कर और जो है जल का घोल है, मतलब ठीक है, शक्कर और जल का जो घोल है
उसमें हम चाहें कि जल और शक्कर को हम छानने वाली विधि से हम उसको जो है अलग कर लें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विलियन के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला है संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, वो क्या होता है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। यानी संतृप्त विलयन वो कहलाएगा कि विलायक में अगर हम किसी विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं तो वो उतना ही उस विलायक में घुल पाएगा जितना उस विलायक में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। ठीक है, जितनी उसमें क्षमता होगी। ठीक, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, एक तरह से हम यही कहेंगे कि विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जा रहा है, या यूं कहें कि घुल रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जो सैचुरेशन में दिया गया था कि जो उसकी जो क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग वो घोल रहा है। ठीक है, अगर किसी विलेय पदार्थ की मतलब विलायक की क्षमता अगर कम है, विलेय पदार्थ जो घोला जा रहा है उससे, तो उस तरीके का विलयन तो जाहिर है कुछ विलेय पदार्थ जो होगा वो बचा रह जाएगा। तो ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं वो असंतृप्त सोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें विलयन की सांद्रता निकालनी है तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में जो है खासकर हेल्प करेंगे। तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं। पहला देखिए, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी हम कहें या तो द्रव्यमान के द्रव्यमान प्रतिशत या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ये अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो भी विलेय पदार्थ दिया गया उसका द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और गुणे 100। पहला ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा अगर हमें ये निकालना है द्रव्यमान के आयतन प्रतिशत या विलयन का आयतन प्रतिशत, तो उसमें हम क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो ऊपर और बटे विलयन का आयतन। ठीक है, और गुणे 100 हो जाएगा। फिर है विलयन के आयतन और आयतन प्रतिशत, यानी यहाँ पे विलयन के आयतन का आयतन प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, आयतन के आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या करना है, विलेय का आयतन ऊपर रहेगा और विलयन का आयतन नीचे रहेगा, यानी विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब देखिए जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं। सबसे पहला आता है निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। निलंबन क्या होता है, जिसमें विलेय पदार्थ कण जो होते हैं वो घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। एक तरीके से देखें या तो जो है मतलब अलग से तैरते हुए दिखेंगे या फिर एक जगह तली में इकट्ठा हुए मिलेंगे। ठीक है, इनके गुणधर्म देखिए, ये एक विषमांगी मिश्रण है और ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अब जाहिर सी बात है इनका मतलब कि ये अच्छा खासा ये बीच में रुकावट का काम करेंगे। ठीक है, तो जो प्रकाश इनमें से होकर के जाएगा तो इनसे जब टकराएगा तो इसको क्या करेंगे, ये फैलाने का काम करेंगे। तो ये प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है, तभी हमको लाइट जो है वो सोल्यूशन में से निकलती हुई दिखाई देती है। फिर है जब विलयन को शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, तो ये निलंबन में होता है। निलंबन में विलयन को अगर हम छोड़ देंगे तो ये जो निलंबित कण हैं वो क्या होंगे, तली में जाकर के बैठ जाएंगे। इन कणों को हम छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो छानने की विधि द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। और यही यहाँ पे बोला गया है कि निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम उसको हिलाएंगे, जो भी सोल्यूशन हमारे पास है निलंबित कणों वाला, तो जैसे ही हिलाएंगे वापस से वो अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तली में इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये क्या है, निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है। इसके बाद है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। जो कोलाइड होते हैं इनके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। जैसे निलंबन के जो कण होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कोलाइड के जो कण होते हैं इनका आकार छोटा होता है। तो आकार छोटा होता है तो इस वजह से ये हमें लगता है कि ये जो कण हैं वो जो विलायक है उसमें घुले हुए प्रतीत होते हैं। तो देखने से ऐसा लगता है कि ये समांगी हैं, मतलब मिश्रण जो है वो कैसा है, समांगी। परंतु वास्तव में ये जो विलयन होता है, कोलाइडियल विलयन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो जो है मतलब पूरी तरीके से इसमें विलायक में घुल करके इसमें मिल नहीं जाते हैं। ठीक है, अलग अलग ये सेपरेशन इनका होता है। तो कैसे होता है, ये जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ठीक है, कोलाइडियल जो कण होते हैं ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैलाते हैं। इसी वजह से जो टिंडल प्रभाव होता है वो मोस्टली इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कोलाइडियल सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ पे उसका उदाहरण है दूध तथा पानी का मिश्रण
टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण जो है उसमें दूध पानी में कंप्लीटली घुल नहीं जाता है, दूध अब एक कोलाइडियल फॉर्म में होता है। ठीक है, बस हमें वो देखने को मिलता है कि जो है इसमें दूध ऐसा लग रहा होता है कि वह समांगी मिश्रण है, लेकिन वो होता विषमांगी है। ठीक है, जब हम उसमें से लाइट को उसमें से पास करेंगे तो क्या होगा, वो लाइट को मतलब उसका मार्गदर्शन और फैलाने का काम ये सारी चीज़ें कर देगा। ठीक है, गुणधर्म यहाँ पे देखिए, पहली बात तो जो कोलाइडियल विलयन होता है वो विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, कोलाइड कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक पृथक रूप से मतलब अलग अलग हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को, पहली चीज़ तो ये इतने छोटे होते हैं कि हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते, जैसे निलंबित कण दिखाई देते हैं। दूसरा, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इस वजह से हम इसे और जो है इसमें मतलब समांगी इनका मिश्रण नहीं कहेंगे। जब इन मिश्रणों को शांत छोड़ा जाता है तब ये कण तल में बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। हाँ, इनके लिए ये भी है कि अगर इन मिश्रणों को जो है अगर शांत छोड़ दिया जाए थोड़ी देर बाद, तो ये जब तल में बैठ जाएंगे तो फिर इसका मतलब कि ईजिली ये जो है अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, तो इस वजह से इनका जो मतलब ये स्थायी होते हैं, इनका स्थिति जो होती है, जो तल में बैठ जाएंगे तो इनका स्थायी फॉर्म में वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, छानने की विधि द्वारा हम कोलाइडियल जो कण होते हैं उनको मिश्रण से अलग नहीं कर सकते हैं। इनके लिए एक विशेष विधि है, उसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण तकनीक। ठीक है, इसके द्वारा ही हम इसे पृथक कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलाइडियल विलयन के लिए ये दो मतलब ये जो स्टेट है वो दी जाती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलेय पदार्थ जो होते हैं वो परिक्षिप्त कण कहलाते हैं। ठीक है, जो घुलेंगे, और जिस माध्यम में ये निलंबित हो रहे होंगे, जिसमें घुल रहे होंगे, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक, मिश्रणों के घटकों का पृथक्करण। अब यहाँ पे जो मिश्रण है इनका हमें कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। पहली है विषमांगी मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण जो होते हैं इनको हम भौतिक क्रिया के द्वारा इनका पृथक्करण कर सकते हैं, जैसे कि हाथों से चुनकर या छन्नी से छानकर। दूसरा है वाष्पीकरण विधि। इस विधि के द्वारा विलायक से विलेय पदार्थ को पृथक किया जा सकता है। इसमें क्या करना है, विलायक से विलेय पदार्थ को पृथक कर रहे हैं, जैसे कि वाष्पीकरण विधि के द्वारा, जैसे कि स्याही जल का मिश्रण। स्याही जल का मिश्रण जो होता है इसमें जो स्टेन होता है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वाष्पीकरण की जो क्वालिटी है वो मोस्टली किस में मिलती है, जल में मिलती है। ठीक है, तो जो जल को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या रह जाएगी, हमारी स्याही या जो भी मटेरियल उसमें घुला है वो रह जाएगा। इसके बाद आती है अपकेंद्रीकरण की विधि। ये क्या होती है, इस विधि द्वारा विलयन से कोलाइड कणों को पृथक किया जाता है। तो कोलाइड जो कण होते हैं उन्हीं के लिए जो विधि यूज होती है वो अपकेंद्रीकरण विधि यूज होती है। इसका अनुप्रयोग देखिए, ये अपकेंद्रीकरण विधि जो है वो कहाँ कहाँ और भी यूज होती है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इसका यूज होता है। जब ब्लड की जांच होती है तभी भी मतलब ब्लड की जांच में, जैसे नहीं प्लेटलेट्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इन सबको सेपरेट अलग अलग जो किया जाता है उनमें किसका यूज किया जाता है, अपकेंद्रण विधि का ही यूज किया जाता है। और जो मूत्र की जो जांच होती है उसमें भी जो अलग अलग जो इसमें कंपोनेंट होते हैं उनको अलग किया जाता है इस विधि से। दूध की क्रीम से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो भी इसी विधि से होती है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सेंटर में इसमें फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, वही जैसे मथनी के द्वारा सेंटर पे इसमें जो है राउंड राउंड अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये दूध की क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया भी अपकेंद्रीकरण जो बल होता है उसी के द्वारा ही होगी। ठीक है, अपकेंद्रीकरण की विधि में आ जाएगा। कपड़े धोने की मशीन में जो गोल गोल घूमती है, जो अंदर पूरी जो प्रोसेस होती है वो भी यही होती है, अपकेंद्रीकरण वाली। ठीक है, तो ये इनके अनुप्रयोग होगा। इसके बाद आती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होती है, इस विधि का प्रयोग उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों, यानी ऐसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले जो अवयव हैं वो उसमें मौजूद हों, और ऊर्ध्वपातित न होने योग्य जो अशुद्धियां हैं वो उसमें हों, जिन्हें हम अलग कर सकें। यानी ऊर्ध्वपातन की विधि वहाँ यूज की जाती है जहाँ पे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मिली हमें क्या करना है,
ऐसे पदार्थ जिनका ऊर्ध्वपातन हो सके और वो जिन पदार्थों में मिले जिनका ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता है, उनसे सेपरेट करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए कपूर तथा नमक का पृथक्करण। अब इसमें जो ऊर्ध्वपातन जो होता है वो कपूर का होता है, ठीक है। अगर इनका कपूर और मतलब ऐसा मिश्रण आपके पास है कि वो कपूर और नमक का मिश्रण है, तो हमें अगर इन दोनों को अलग अलग करना है तो हम ऊर्ध्वपातन विधि का अगर यूज़ करेंगे तो कपूर तो मिल जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, जो बचेगा वो क्या होगा, नमक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उदाहरण देखिए, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों की ये उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद आती है पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप का क्या काम है? दो अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, जिन्हें इस विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। जैसे जल में अगर हम जल में मोम या फिर तेल मिला है, ठीक है, तो जल में जो तेल होता है वो घुलता तो है नहीं, उसकी लेयर अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर अलग अलग हो जाती है, उसमें अगर हम ये कहें कि जल और तेल का जो मिश्रण है उसमें हमें जल और तेल को अलग अलग करना है या तेल की प्राप्ति करनी है, तो उसको हम ये पृथक्करण जो कीप है इस विधि द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। मतलब ये कीप जैसा स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो मतलब परतें हैं, तेल की परत, पानी की परत, वो सब अलग अलग हो जाएगी। और जिसकी भी हमें ज़रूरत, जैसे मान लीजिए तेल का, आप जानते हैं कि पानी में जो तेल की परत होती है वो ऊपर अपनी लेयर बना लेती है, ठीक है। तो नीचे से हम क्या करेंगे, जो जल होगा, अगर हमें तेल चाहिए होगा तो जल नीचे से निकाल के अलग कर लेंगे, या जल चाहिए होगा तो वो अलग कर लेंगे, तो ऊपर बचेगा क्या, तेल बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका अनुप्रयोग देखिए, पहला तो है तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इसका यूज होता है, ठीक है। धातु शोधन जब किया जाता है तो उसमें लोहे को अलग अलग, उसमें भी जो है मतलब कि लेवल बने रहते हैं, ठीक है, लेयर्स बनी रहती हैं। उनमें से जो धातुमल होता है, तो लोहा मेनली जो गला हुआ लोहा होता है वो नीचे जाके एकत्रित हो जाता है और उसके बाद उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पृथक्करण कीप का यूज। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज़ है? इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों, ठीक है। एक ही विलायक में अलग अलग पदार्थ अगर घुले हैं तो उनको हम अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। अनुप्रयोग क्या? जैसे डाई में रंगों को पृथक करना। अब जो डाई है आपके पास वो कई सारे कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। तो वो जो इतने सारे कलर का जो मिक्सचर है, इसमें से हमें अलग अलग कलर जो है वो उनको अलग करना है। तो ये किस वजह से, किसके माध्यम से होगा? क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से होगा। दूसरा है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, ठीक है। जो प्राकृतिक रंग है उनमें जो मेन पिगमेंट है वो चाहे रेड कलर का हो या फिर येलो कलर का हो, तो उससे हमें अलग करना है। फिर है रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने का काम। तो ये सारी चीज़ें, ये अनुप्रयोग हैं क्रोमेटोग्राफी के। इसके बाद आती है आसवन विधि। आसवन विधि, इस विधि का प्रयोग उन मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, मतलब अभी वो अलग नहीं हुए हैं और वो बॉयल होने लग जाएं, ठीक है। जिनसे क्या होता है कि जिनके वो घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। मतलब कहने का है कि एक मिश्रण ऐसा है जो कई सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है और उनकी जो पदार्थ हैं वो अभी विघटित, अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, लेकिन वो उनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है, जबकि उनका क्वथनांक अलग अलग है। मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतराल है वो बॉयल होने लग गया है, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतराल जो है वो अलग अलग है पदार्थों का। तो इस उस पे हम आसवन विधि के द्वारा ही हम उन पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। इसी में ही आता है प्रभाजी आसवन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, आसवन विधि में क्या है कि जिन घटनों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है उन्हें हम आसवन विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव लिए गए हैं जिनके क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है। मतलब ऐसा द्रव लिया जाए कि जिसकी क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 केल्विन से कम हो, ठीक। के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रभाजी आसन। तो प्रभाजी आसन में सिंपली कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। अलग अलग गैसों का जो उनका क्वथनांक है वो अलग अलग होता है। तो वायु में जो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अलग कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब को जो है अलग करने की जो विधि है
वो हम प्रभाजी आसवन के द्वारा जो है कर सकते हैं। ठीक है, वायु से विभिन्न गैसों को अलग। दूसरा है पेट्रोलियम उत्पाद जो है उनसे, पेट्रोलियम उत्पाद में बहुत सारे जो है कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे मोम भी हो जाएगा, मिट्टी का तेल भी हो जाएगा, ठीक है, डीजल भी हो जाएगा, पेट्रोल भी हो जाएगा। तो ये पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उनसे उनके विभिन्न घटक जो अलग अलग मिल रहे हैं उनको अलग करने की जो विधि होती है वो भी प्रभाजी आसवन के द्वारा ही होती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिस्टलीकरण विधि। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जो ठोस पदार्थ हैं उनको शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, मेनली क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध ठोस है उसको मेनली विलयन से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग इसका देखिए, समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त करना। तो ये किसकी वजह से होगा, जो है ये क्रिस्टलीकरण जो विधि है इसके द्वारा समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त होगा। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, मतलब आपके पास ऐसा नमूना है जो जिसमें कई सारे पदार्थ मिले हुए हैं, फिटकरी भी है, तो फिटकरी को अलग करने की जो विधि है वो हम क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हम इसको कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, शुद्ध नमूना इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वो विधियां हो गई जिनके द्वारा हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिए गए हैं कुछ परिवर्तन, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए ये जो चेंजेस होते हैं बिना परिवर्तन किए होते हैं, और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखें तो भौतिक परिवर्तन में यही है कि अंतः रूपांतरण इनमें होगा, उनकी भौतिक अवस्थाएं चेंज होंगी, लेकिन अगर हम उनका स्वरूप कहें तो स्वरूप नहीं चेंज होगा। तो यही जो है भौतिक परिवर्तन में आता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देखिए, बर्फ, जल और वाष्प। वाटर जो है वो वाटर फॉर्म बर्फ के फॉर्म में है। ठीक है, जल जो है वही जम गया है तो बर्फ बन गया है, वही जब थोड़ा टेम्परेचर मिलने पर जब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो वो जल कहलाएगा, और उसी को थोड़ा और टेम्परेचर दे देंगे तो वाष्प के फॉर्म में जब हो जाएगा तभी भी वो जल ही होगा। ठीक है, यानी कि हम उसके कंपोनेंट जो उसके हैं, ठीक है, वाटर के, ना उसमें कुछ और इंक्लूड हुआ है और ना ही अलग हुआ है। ठीक है, बस उसकी क्या है, फॉर्म चेंज हुई है। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। पदार्थ के जो रासायनिक गुणधर्म है इनमें चेंज लाता है तथा एक नए पदार्थ को ये प्राप्त करता है। मतलब पदार्थ के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनमें जब चेंज लाएगा रासायनिक परिवर्तन की वजह से तो क्या होगा, एक नया ही पदार्थ में मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे जलना यहाँ पे क्या है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। जैसे अगर कोई भी पदार्थ है वो अगर जल जाएगा तो वापस से वो अपने पुनः स्थिति में नहीं आ पाएगा। एक तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो इरिवर्सिबल भी होता है। एक बार अगर नया प्रोडक्ट बन गया वापस से वो अपनी पहली स्थिति में आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। जैसे कि जो है आटा है, ठीक है, आटे की अगर रोटी हम बेल रहे हैं तो वो वापस से फिर से आटे की लोई की फॉर्म में आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम रोटी को पका दे रहे हैं उसके बाद चाहें कि वो आटे के फॉर्म में आ जाए तो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो पकने के बाद उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। इसके बाद है मोमबत्ती। मोमबत्ती के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। मोमबत्ती जलने की जो प्रक्रिया है उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। कैसे, मोमबत्ती की जो मोम होती है, ठीक है, वो अगर पिघल रही है, ठीक है, तो वो जो मोम का जो पिघलना है वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो पिघलने के बाद उसका शेप चेंज हो जाएगा। फिर वापस से अगर हमने कुछ ऐसे कंटेनर में हमने उसको रख रखा है कि पिघलने के बाद फिर से उसी का ही शेप ले लेगी, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा कि मतलब कहने का है कि भौतिक परिवर्तन जो है वो मोम का पिघलना हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या, उसमें जो थ्रेड पड़ी रहती है वो थ्रेड जब तक कि वो जलती जाती है, अब वो जल करके राख बन गई, वापस से वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ पाएगी, यानी थ्रेड हमें चेंज करनी पड़ेगी, और उसमें जो मटेरियल होगा वो जो जल करके जो है मतलब वाष्पित हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो रासायनिक परिवर्तन में आएंगी। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों तथा यौगिकों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। जैसे तत्व में देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल आए थे जिन्होंने 1961 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, इसके बाद है एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर। इन्होंने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये परिभाषा किसने दी है, एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया। अब ये जो तत्व है वो किस किस फॉर्म में, मतलब तो तत्व जो है वो किस किस फॉर्म में मिलेंगे, धातु के फॉर्म में भी मिलेंगे, अधातु के फॉर्म में भी मिलेंगे और उपधातु के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम धातु देख लेते हैं। धातु जो होती हैं ये चमकीली होती हैं, यानी जो
तत्व होंगे धातु की फॉर्म में, जो तत्व धातु हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। पहले तो वो चमकीली होंगी, ठीक है, और दूसरी वो चांदी जैसी सफ़ेद या सोने जैसी पीली रंग की हो सकती हैं। विद्युत की सुचालक होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनमें तन्यता, आघातवर्ध और प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। धातुएं जो होती हैं उनमें खींचने की, जैसे सोना है, ठीक है, सोने का जो मतलब सोने को इतना ज़्यादा उसकी तन्यता इतनी होती है कि हम उसको एक पतले से वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आघातवर्ध, और हम धातुओं को चोट मार करके उनका चादर भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, ठीक है, उनमें साउंड भी होता है। तो एक तरह से देखें ये सारी क्वालिटी हो जाएंगी धातु की। अब एग्जाम्पल में देखिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि, ठीक है, ये सब क्या है, धातुओं के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती है अधातु। अधातु की डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि अधातु विभिन्न रंगों में होती है। अधातुएं जो होती हैं वो जो है हर तरीके के रंग में देखने को मिलती हैं, और ताप और विद्युत की ये कुचालक होती हैं। अधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती हैं। कौन, अधातु, ठीक है। उदाहरण है इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन आदि। इसके बाद आता है उपधातु। उपधातु कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। जैसे है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, उपधातु के, ठीक है। ये यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, अभी तक ज्ञात तत्व, अभी तक जो आवर्त सारणी में तत्वों की जो प्राप्ति की गई है वो ज्ञात तत्व जो है वो 100 से अधिक है, ठीक है, जिनमें 92 प्राकृतिक तत्व हैं और बाकी के जो शेष हैं वो मानव निर्मित है, ठीक। इसके बाद है अधिकतर जितने भी तत्व हैं वो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे ठोस अवस्था में। सिर्फ 11 तत्व जो हैं वो कमरे के ताप पर आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे। 2 तत्व जो हैं जैसे पारा है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे देखिए पारा और जो ब्रोमीन, ये 2 तत्व हैं जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और गैलियम और सीजियम जो है ये कमरे के ताप से कुछ अधिक टेम्परेचर 303 केल्विन, ठीक है, ये जो टेम्परेचर होगा इसमें ये द्रव अवस्था में रहेंगे। तो कमरे के ताप पर जो 2 तत्व हैं वो पारा और ब्रोमीन हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं। 11 तत्व आपको गैस अवस्था में मिलेंगे कमरे के ताप पर, और बाकी जितने भी अधिकतर हैं वो आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे। गैलियम सीजियम जो है इनका एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये आपको द्रव अवस्था में मिलेंगे, ठीक है। लास्ट में आता है यौगिक। यौगिक में क्या है, वह पदार्थ जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। यानी 2 तत्वों का जब रासायनिक संयोजन होगा, रासायनिक विधि से उनका जो है संयोजन होता है तो जो पदार्थ बनता है वो यौगिक होते हैं। अब यहाँ पे मिश्रण और यौगिक में अंतर देख लीजिए। हाँ, अब देखिए मिश्रण में ये बताया गया है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब मिश्रण के अंतर्गत आपके तत्व और यौगिक दोनों ही आएंगे। ये क्या करेंगे, ये केवल मिश्रण के लिए ही इनका यूज़ होता है। मतलब हम ये चाहें कि इनको मिला करके हम नए यौगिक बना दें तो ये इसमें इस नया पदार्थ बनने का इसमें जो है गुण नहीं होते हैं, ठीक है। वही यौगिक जो होते हैं ये तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी यौगिक के बारे में हम यही कहेंगे कि ये जो तत्व या यौगिक जो होंगे, तत्व क्रिया करके रासायनिक क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, यौगिक भी रासायनिक क्रिया करके यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। जो मिश्रण होते हैं इनके संगठन को हम चेंज कर सकते हैं। नए पदार्थ यानी यौगिक का नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, ठीक है, अब उसे हम चेंज नहीं कर सकते। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण जो होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि मिश्र धातुओं में पीतल जो था वो उसमें उपस्थित जो अन्य जो तत्व हैं जिनसे मिलकर के वो बनी है उनके गुणों को भी वो दर्शा रहा है। तो मिश्रण जो होते हैं उसमें उपस्थित जो गुणधर्म होते हैं, जो भी घटक हैं उनके गुणधर्मों को ये दर्शाता है। जबकि जो यौगिक होता है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। नया पदार्थ एक तो बनता है और दूसरा उसका जो क्वालिटी होती है वो पूरी तरीके से एकदम अलग होती है। फिर है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अब जो मिश्रण में जो घटक हैं इनको अगर हम देखें तो हम इनको भौतिक विधियों का प्रयोग करके आसानी से इन्हें अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे यौगिक जो हैं इनमें इनके जो घटक होते हैं इनको केवल रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये 2 अंतर हो गए मिश्रण और यौगिक में, ठीक है। लास्ट में ये एक सारणी है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले है पदार्थ,
जो कि आपको 3 फॉर्म में मोस्टली देखने को मिलेगा, ठोस, द्रव या गैस के फॉर्म में। ठीक, अब ये 2 तरीके का होता है, एक तो शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब इसमें कोई भी नियत संगठन कोई फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो होंगे वो आपके तत्व होंगे और यौगिक होंगे। तत्व जो होते हैं ये सरल पदार्थों में इनको विभक्त नहीं किया जा सकता, जो तत्व होते हैं। वही जो यौगिक होते हैं ये नियत संगठन इनका बनता है। ठीक है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित इनको किया जा सकता है। तत्व जो होते हैं इनका विघटन नहीं हो सकता, यौगिकों का विघटन हो सकता है। और क्या, रासायनिक विधि और विद्युत रासायनिक विधि। उदाहरण तत्व में कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा ये सब दिया गया है। और यौगिक का जो उदाहरण इसमें है जल है, जल यौगिक है क्योंकि वो क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यौगिक के। इसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण 2 तरीके के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है इनका संगठन जो होता है वो समान होता है, जो भी पदार्थ होंगे वो सब इक्वल होंगे, उनका जो मिश्रण हमको देखने को जो मिलेगा उसमें हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जल में चीनी का घोल, ठीक है, जल में नमक का घोल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर का घोल, एल्कोहल, ये सब किस में आ जाएंगे, समांगी मिश्रण में आएंगे। विषमांगी मिश्रण जो होता है ये असमान संगठन होता है इनका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, बालू तथा नमक, बालू और नमक को अगर आपस में मिला दें तो आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, बालू कौन सा होगा, नमक कौन सा होगा। चीनी तथा नमक इसमें भी कर सकते हैं, लकड़ी, रक्त, तेल में जल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे मिश्रण के बारे में। तो ये जो चैप्टर था उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी इंक्लूड कर ली हैं। ठीक है, और कुछ अगर छूटा हो तो प्लीज़ आप भी एक बार, आप लोग ने चैप्टर पढ़ा ही है, एक बार उसे फिर से मतलब देख ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।